Everyone, my name is Bhuleshwari Devangan and my seminar topic is constant motion, constants and degrees of freedom and forces of constant and generalized coordinates for classical mechanics. So we will discuss first constant. Often the motion of particle or system of particle is restricted by one or more condition. The limitations on the motion of system are called constants, and the motion said to be constant motion. So often the motion of particle or system of particle is restricted by one or more conditions. The limitations on the motion of system are called constants and the motion said to be constant motion. So जब हम किसी पार्टिकल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, लिमिटेशंस लगा देते हैं, तब हम उसे फिजिक्स की भाषा में कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. So जब the limitations on the motion or system is called constant and the motion said to be, तब इस मोशन को हम constant motion कहते हैं. So next example of constant. So हम एक्स वाई जेड एक्सिस में कोई पार्टिकल पी लेते हैं तो इस पार्टिकल के ऊपर कंडीशन अप्लाई करते हैं. सो कंडीशंस. सो फर्स्ट कंडीशन, पी पार्टिकल इज not allowed to move along x axis. जो भी पार्टिकल है वो x एक्सिस से आगे मूव नहीं करेगा. एंड सेकेंड कंडीशन इज पी पार्टिकल वेलोसिटी इज 3 मीटर पर सेकेंड. जो पी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो 3 मीटर प्रति सेकेंड होगी, तो हम इस कंडीशन को ही कांस्टेंट कहते हैं. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज बीट्स ऑन अबाकस. सो हम अबाकस की बीट्स लेंगे. द बीट्स ऑफ एन अबाकस, द बीट्स ऑफ एन अबाकस कांस्टेंट टू one dimensional by the separating वायर्स. जो अबाकस की बीट्स हैं वो एक ही साइड में मोशन करेगी, सो वन डायमेंशन मोशन करेगी, तब इस कंडीशन को ही हम कांस्टेंट कहते हैं इन फिजिक्स लैंग्वेज. सो नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स. सो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट 4 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होलोनोमिक कॉन्स्टेंट. द कॉन्स्टेंट which can the expressed in the form of equation is known as holonomic constant. So the constant which can be expressed in the form of equation is known as holonomic constant. ऐसे constant जिसे हम equation के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं उसे holonomic constant कहते हैं. So example,
हम एक बॉब पेंडुलम लेते हैं, तो जब पेंडुलम को हम यहाँ से यहाँ तक मोशन कराते हैं तब इसमें थीटा एंगल बनता है, लेकिन इसकी लेंथ हमेशा एल रहती है। सो इसकी लेंथ हर कंडीशन में एल रहेगी, ये कभी नहीं चेंज होगी। सो हम अगर एल इज़ इक्वल टू लेंथ इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लें, सो एल इज़ इक्वल टू अगर आर कॉन्स्टेंट माने तो एल माइनस आर इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। सो हम इस इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस प्रकार के कांस्टेंट को होलोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट, द कांस्टेंट which can the expressed the constant which cannot expressed the form of equation is known as non-holonomic constant। सो ऐसे कांस्टेंट जिन्हें हम इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, प्रेजेंट नहीं कर सकते, उन कांस्टेंट को हम नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं। सो हम यहाँ एग्जांपल के लिए गैस कंटेनर लिए हैं जिसमें हम एक्स से एक्स एक्सिस तक और वाई से वाई डेज एक्सिस तक मोशन को देखते हैं। सो यहाँ पे हम जब ये गैस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो प्लस आर तक मोशन करेंगे एंड एक्स डेज एक्सिस में माइनस आर तक मोशन करेंगे। सो इसकी वैल्यू जो होगी प्लस आर से माइनस आर तक जा सकती है। सो यहाँ पे जब एक्स एक्सिस में करेगी तब माइनस आर इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड सो माइनस आर है वो लेस देन आर इक्वल टू आर है। सो एक्स से एंड इसी तरह हम अगर वाई एक्सिस में लें तो माइनस आर इज़ लेस देन आर इक्वल टू प्लस आर वाई टू, और इसी तरह हम अगर जेड एक्सिस में भी लें तो ये लेस देन आर इक्वल होगा आर के प्लस आर के। क्योंकि हम इसे इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं कर सकते इसीलिए हम इसे नॉन होलोनोमिक कांस्टेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट हो जाएगा बाइलेटरल एंड यूनिलेटरल कांस्टेंट। सो फर्स्ट बाइलेटरल कांस्टेंट, तो ऐसे कांस्टेंट ए कांस्टेंट इज bilateral if the constant relation are in the form of equation R equality is known as bilateral constant. So a constant is bilateral if the constant relation are in the form of equation R equality is known as bilateral constant. ऐसे constant जैसे हम equation R equality की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं उन constant को हम bilateral constant कहते हैं. So example में हम दो पार्टिकल लेते हैं I एंड J जिसका डिस्टेंस होता है RIJ. सो RI के डिस्टेंस एंड RJ का डिस्टेंस, इस दोनों ही कंडीशन के डिस्टेंस में RIJ होगा. सो इस पार्टिकल को हम लिख सकते हैं RI माइनस RJ स्क्वायर इज इक्वल टू RIJ. सो RIJ का स्क्वायर, सो इनका डिस्टेंस दोनों ही कंडीशन में RIJ का स्क्वायर होगा. ऐसे कांस्टेंट जिन्हें हम इक्वालिटी और इक्वेशन दोनों के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हम इसे इक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इस कांस्टेंट को बाइलेटरल कांस्टेंट कहते हैं. एंड सेकंड नेक्स्ट यूनिलेटरल कांस्टेंट. ए कांस्टेंट इज यूनिलेटरल इफ द कांस्टेंट रिलेशन
are in the form of equation or equality is not presented, is not expressed, is known as unilateral constant. A constant is unilateral if the constant relation are in the form of equation and inequality is not expressed, is known as unilateral constant. So ऐसे constant जिन्हें हम equality या इक्वेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते उन्हें हम यूनिलेटरल कांस्टेंट कहते हैं. हम यूनिलेटरल के एग्जांपल के लिए एक स्फेरिकल सरफेस लेते हैं. स्फेरिकल सरफेस में हम एक पार्टिकल लेते हैं, कोई पार्टिकल, तो इसका रेडियस r मानते हैं और इसका डिस्टेंस स्मॉल r मानते हैं. सो ये डिस्टेंस हमेशा स्मॉल r रहेगा, लेकिन ये जो रेडियस ये चेंज नहीं होगा. सो r इज़ लेस देन r इक्वल टू कैपिटल R. ये जो है हमेशा इसी फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ये कभी भी इक्वेशन के फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होगा. तो इस कंडीशन में हम इसे यूनिलेटरल कांस्टेंट कहते हैं. तो नेक्स्ट 3 का है स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट. स्क्लेरोनॉमिक कांस्टेंट इफ कांस्टेंट रिलेशन डू नॉट explicitly depend on time is known as scleronomic constant. Scleronomic, if constant relation do not explicitly depend on time is known as scleronomic constant. ऐसे constant जो टाइम पे डिपेंड नहीं करते, इन सब constant को हम scleronomic constant कहते हैं. हम रिजिड बॉडी के केस ले सकते हैं. नेक्स्ट हम रियोनॉमिक देखेंगे. if constant relations depend explicitly on time, example a bead sliding on a moving wire. सो इफ़ कॉन्स्टेंट रिलेशन डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, जो टाइम पे डिपेंड करता है उसे हम रियोनॉमिक कांस्टेंट कहते हैं. इज़ नॉन एज रियोनॉमिक कांस्टेंट. एग्जांपल ए बीट स्लाइडिंग ऑन अ मूविंग वायर. जो बीट जो होता है वो स्लाइडिंग करता है वायर में, वो टाइम पे डिपेंड करता है. कंजर्वेटिव, ए कॉन्स्टिट्यूटिव इज फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट डू नॉट do any work and total mechanical energy of the system is conserved. So a constitutive is force of constant do not do any work and total mechanical energy of the system is conserved. ऐसे constant जिसमें हम force अप्लाई करते हैं, फिर constant जो है वर्क नहीं करता है, and do not any work. सो टोटल मैकेनिकल, इस कंडीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है कंजर्व रहती है, तो ऐसे कांस्टेंट को हम कंजर्वेटिव कांस्टेंट कहते हैं. सो इफ़ एग्जांपल में हम लेते हैं ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन. सो हम के लिए ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन. हम इंक्लाइन प्लेन में एक सिलेंडर लेते हैं जो सरफेस पे फिसलेगा, तो ये सरफेस पर फिसलेगा ही नहीं, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई ही नहीं होगा. सो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई नहीं होता तो इसका टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड होगा.
इसलिए इसे कंजर्वेटिव कांस्टेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट डिसेप्टिव कांस्टेंट। सो डिसेप्टिव कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट is deceptive constant if the forces of constant do work and the mechanical energy is not conserved, is known as deceptive constant. So a constant is deceptive constant if the forces of constant do work and the total mechanical energy is conserved, is known as deceptive constant. So इस एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं नेक्स्ट ए सिलेंडर रोलिंग without sliding down on inclined plane. सो डिसेप्टिव के एग्जांपल के लिए ए सिलेंडर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग डाउन ऑन इंक्लाइन प्लेन। हम इंक्लाइन प्लेन लेते हैं जिसमें एक स्फेरिकल सरफेस है, जो स्फेरिकल सरफेस पे कुछ हम फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करेंगे। सो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई होगा मतलब सिस्टम को टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कंजर्व नहीं होगा। सो इन दिस मोशन द टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व। सो इस कांस्टेंट को हम डिसेप्टिव कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट। सो फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट का डिफिनेशन हो जाएगा कांस्टेंट आर always related to forces which restrict the motion of the system these forces are called forces of constant. So constant are always related to forces which restrict the motion of the system. These forces are called forces of constant, जो हमेशा related रहता है forces of motion के। इस रिस्ट्रिक्ट मोशन के इस सिस्टम को हम कहते हैं फोर्सेस ऑफ कांस्टेंट। सो इन केस रिजिड बॉडी, सो इन केस रिजिड बॉडी द इनिशियल फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड reaction between any two particles are the forces of the constant। सो रिजिड बॉडी के केस में हम देखते हैं जो द इनिशियल फोर्सेस ऑफ एक्शन द रिएक्शन एंड बिटवीन एनी टू पॉइंट आर द फोर्सेस ऑफ द कांस्टेंट। जो हम दो पॉइंट के बीच में एक्शन एंड रिएक्शन का जो दो पार्टिकल्स लेते हैं तो उसका जो फोर्स होता है वो कांस्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो फर्स्ट हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ways in
which a mechanical system can move without violating any constant which may be imposed is called the number of degrees of freedom. The number of degrees of freedom of the system. So the number of independent way in which a mechanical system can move without violating any constant which may be imposed is called the number of degrees of freedom of the system. So independent ways in which mechanical system which can move particle in without violating any constant जो होते हैं उन्हें हम number of degrees of freedom of the system कहते हैं. So degrees of freedom के लिए हम constant expressible in K equation of the form. So हम इन्हें K equation के फॉर्म में लिख सकते हैं. So G1 is x1 y1 comma dash 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 zn to t is equal to a1 and g2 is equal to x2 x1 y1 and dash 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 zn comma t is equal to at in equation number first. So the number in the total particle के equation के लिए the number of degrees of freedom हो जाएगा the number of degrees of freedom is 3n minus k क्योंकि पार्टिकल यहाँ पे 3 है that is so f is equal to हो जाएगा 3n minus k. This is the equation. So हमारे यहाँ पे हो जाएगा f is equal to 3n minus k. So 3n minus k को हम क्या समझते हैं n is equal to free particles n and k is equal to so n is equal to free particle हो जाएगा and k is equal to हो जाएगा constant. n फ्री पार्टिकल के जो कांस्टेंट होगा k. सो हम इस पे जब वैल्यू पुट अप करेंगे सो जब हम n की वैल्यू 2 रखेंगे और सो 3 इंटू 2 माइनस 1 k की वैल्यू हम 1 रखेंगे. सो जब हम n फ्री पार्टिकल की वैल्यू 2 रखेंगे और कांस्टेंट की वैल्यू 1 रखेंगे तब 3 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 6 माइनस 1. सो जब हम n फ्री पार्टिकल के जगह 2 फ्री पार्टिकल्स के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालेंगे विथ एग्जांपल सो हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा f इज इक्वल टू 5 इन दिस कंडीशन. सो डिग्री नेक्स्ट पॉइंट है जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का डेफिनेशन देखेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ coordinates to explain the state of a system are called generalized coordinates. So the minimum number of coordinates to explain the state of a system completely are called generalized coordinates. ऐसे मिनिमम नंबर ऑफ कांस्टेंट को हम जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स कहते हैं जो किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए आवश्यक होते हैं. सो जनरलाइज्ड इन ऑर्डर टू चूज जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट को हम 3 ऑर्डर पे करते हैं.
So in order to choose a suitable set of generalized coordinates in a given problem, so our choice must be guided by the following three properties. सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें 3 प्रिंसिपल दिए रहते हैं. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज देयर वैल्यूज डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम. सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स में जो उसका जो वैल्यू रहेगा वो पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेशन रहता है जो सिस्टम पर जो डिटरमाइन करना चाहिए इन दिस वैल्यू. सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे मे बी वेरीड आर्बिट्रेरली so and independently arbitrarily and independently of each other without violating the constraint on the system. So they may be varied arbitrarily and independently of each other without violating the constraint on the system. So जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, जैसे Q1, Q2, Q3 अपनी अपनी जगह अलग वैल्यू रखते हैं एंड सभी की वैल्यू अलग अलग होती है. सो कांस्टेंट जो अप्लाई होती है वो सिस्टम के मोशन पे कोई अफेक्ट नहीं करती in system and generalized coordinate. And third principle, they must simplify mathematical calculating without affecting in informative and enlightening solution. So they must simplify mathematical calculating without affecting informative and enlightening solution. So जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं सिस्टम पर, उनको जो सूचनात्मक एवं ज्ञानवर्धक जो सोल्यूशन निकलते हैं उसको भी सिंप्लीफाई करते हैं इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. सो दिस इज़ द टॉपिक ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड नेक्स्ट हम इसकी कैलकुलेशन देखेंगे. नेक्स्ट हो जाएगा नोटेशन फॉर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स. जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स आर designated by a letter with numerical subscript Q1, Q2 and Qn represent a set of generalized coordinates, are alternatively by a letter subscript to Q and specifying within brackets the numerical values that the letter subscript is allowed to take. Example Qj लेंगे. So Qj is equal to 1 to n dash to n. When we switch over the describe a specific problem of the symbol Q1, Q2 corresponds to coordinates that we choose to describe the motion. Thus when a particle moves in a plane, it may be described in the Cartesian coordinates. So हम Cartesian coordinates से लेंगे. तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा x, y are the polar coordinates
r, theta and so on, and we write. सो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिए थे, लेकिन आप पोलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखेंगे. सो q1 इज इक्वल टू एक्स आर, q1 इज इक्वल टू r इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि r की वैल्यू है. एंड नेक्स्ट हो जाएगा q2 इज इक्वल टू वाई आर, q2 इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन एक्स. इन इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. सो व्हेन द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सम spherical symmetry, so spherical symmetry, it is suitable to use spherical coordinates. So हम when हम involve some it is suitable to use spherical coordinates. So यहाँ पे हो जाएगा q1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू, हम spherical coordinates में z की यूज़ करेंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल 1/2 की पावर 1/2 एंड q इक्वल टू थीटा, एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट इनवर्स z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2. एंड एग्जाम्पल नंबर 3. सो नेक्स्ट हो जाएगा q3 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 10 इनवर्स y अपॉन x. सो इफ it is preferred to accept a coordinate system moving uniformly with velocity v in x directions. So it is preferred to accept a coordinates a system moving uniformly with velocity v in x direction. जो हमारा वेलोसिटी वो x डायरेक्शन में रहेगा. सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, सो हमारा जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा q1 इज इक्वल टू x माइनस एक्स डॉट थीटा एंड q2 इज इक्वल टू y एंड q3 इज इक्वल टू z हो जाएगा. सो यहाँ पे x डॉट इज इक्वल टू v यानी कि वेग, और वेग इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट. इन दिस एग्जाम्पल इक्वेशन नंबर 4, फॉर अ रोड लेइंग ऑन ए प्लेन surface capable of taking any orientation. So ये जो है capable होगा in any orientation in this. So at the suitable choice of coordinate to describe the configuration of the road will the Cartesian coordinate I and n and theta is located to any point and a of the angle of theta. तो हमारा हो जाएगा इन प्लेन सरफेस केपेबल ऑफ टेकिंग इन एनी ओरिएंटेशन के बाद हो जाएगा. सो झाई एंड ईटा टू लोकेट एनी पॉइंट ऑफ ए ऑफ द एंगल थीटा. सो इंडिकेटिंग the orientation of the road with respect to the coordinates axis OX and OY.
in axis OX and OY. So then Q1 is equal to हो जाएगा झाई and Q2 is equal to theta and Q3 is equal to Q2 is equal to eta and Q3 is equal to theta, and this is the equation number 4. And next हो जाएगा if x and y denote the Cartesian coordinates of any other point B on the road. So distance R, so distance को हम R फॉर्म में लेते हैं. The previous fixed point A, we have the connection between x, y and so between connection x, y and psi, eta and theta हो जाएगा. So as यहाँ पे हम लेंगे x is equal to psi plus r cos theta and y is equal to n plus r sin theta in equation number 5. सो यहाँ पे हो जाएगा r cos थीटा की वैल्यू. सो x इज इक्वल टू झाई की वैल्यू हो जाएगी Q1 एंड पुट द वैल्यू ऑफ इन दिस इक्वेशन. सो r cos एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी Q3 एंड y इज इक्वल टू ईटा. सो ईटा की वैल्यू हो जाएगी Q2 प्लस r साइन एंड थीटा की वैल्यू हो जाएगी Q3. सो पुट दिस इक्वेशन. सो नेक्स्ट हो गया x एंड y की वैल्यू हमने पुट कर दी. सो रिलेटिव टू एक्सिस OX and Y in the transformation relations, R is simplify a number. It cannot be treated as a distinct to coordinate for R cannot be varied without a value constant, that the distance of two particles must remain constant in the time that why we suppress explicit reference to such numbers. In general, we can always express generalized coordinate as a fraction of Cartesian coordinate and possible function of time. एंड इक्वेशन नंबर 8, 9 कोऑर्डिनेट्स को इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं. पहले भी Q1 इज इक्वल टू Q1 इंटू x1 y1 z1 इंटू x2 y2 इंटू z2 and znt, and Q2 is equal to Q2 x1 y1 z1 is equal to znt, and Q3 is equal to Q3n x1 y1 and z1 dash znt in equation number 13. So next हो जाएगा for a system of particle. So for a system of n particle in form of constant which require the specification of 3 and generalized coordinates, equation number 13. So are then the transformation equation from a set of 3 and Cartesian coordinates to 3 and generalized coordinates. If Cartesian are present, the number of generalized coordinates will be reduced accordingly, and since we accept coordinates q1, q2, qn, 3n as specifying the configuration of the system, it must be possible express the Cartesian coordinates in terms of them and vice versa. So x1 is equal to इन टर्म के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं. x1 is equal to x1 into q1 q2 dash 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 q3 nt, and y1 is equal to y1 into q1 q2 dash 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 q3 nt, and znt is equal to z and q1 q2 is equal to dash 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 and q3 nt in equation number 14. So the necessary and sufficient condition that the transformation from a set of coordinates AJ is equal to 1 2 3 dash dash n 3n to the set x1 y1 to znt, and effective is that the Jacobian determinant J of equation 13 is different from 0 at all points i.e. So of the equation 13 be different from of 0 at all points in i.e. So हम इसे लिखेंगे J q1 q2
dash 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 q3n upon x1 y1 comma dash 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 znt एंड इसका पूरा टोटल का ब्रैकेट हो जाएगा इज इक्वल टू डेल इंटू q1 कॉमा q2 डैश 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 q3n अपॉन डेल x1 y1 कॉमा डैश 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 zn। सो इन दिस ये डेल के फॉर्म में हो जाएगा। सो इस इक्वेशन को हम लिखते हैं डेल q1 कॉमा q2 कॉमा डैश 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 q3n अपॉन डेल x1 कॉमा y1 कॉमा डैश 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 znt इज इक्वल टू हो जाएगा डेल q1 अपॉन डेल x1 कॉमा डेल q2 अपॉन डेल x1 डैश 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 डेल q3 अपॉन डेल x1 इंटू n। ये हमारे ब्रैकेट के फॉर्म में रहेगा डेल q2 अपॉन डेल x2 एंड डेल q2 अपॉन del x2 and del q3 upon del x2 into n and del q3 upon del q1 ये डैश 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 हो जाएगा एंड del q1 upon del zn upon del q2 upon del znt dash 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 del q3n upon del zn in this equation. So does not equal to 0 in equation del q1 upon del q1 upon del x1 comma del q2 upon del x2 q1 comma q2 dash 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 q3n upon x1 comma y1 is equal dash 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 znt is equal to हो जाएगा del q1 comma q2 dash 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 q3n upon del x1 upon del x1 comma y1 comma z comma dash 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 znt is equal to हो जाएगा mod of del q1 upon x1 comma del x2 upon del x1 dash 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 del q3n upon del xn एंड सेकेंड ऑर्डर पे हो जाएगा डेल x1 अपॉन डेल x2 एंड डेल q2 अपॉन डेल x2 डैश 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 डेल q3n अपॉन डेल x2 अपॉन डैश 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 एंड डेल q1 अपॉन डेल zn डॉट del q2 upon del zn and del q3n upon del znt does not equal to 0 in मॉडल फॉर्म में does not equal to 0 होता है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा so if the condition fails to hold equation 13 do not define a consistent set of generalized coordinates। so हम इसे generalized coordinates के फॉर्म में शो नहीं कर सकते। if the Jacobian determinant does not vanish the coordinates as qj are as effective as the Cartesian coordinate describing the kinematical motion of the system and are the meant to use। Some examples of mechanical system with the generalized coordinates to be associated are the given below। so हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के सिस्टम एंड जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स। सो सिंपल पेंडुलम थीटा द एंगल विच द पेंडुलम मेक्स विथ वर्टिकल एंड लाइन थ्रो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। एंड सेकेंड हो जाएगा फ्लाई व्हील थीटा द एंगल बिटवीन ए डिफाइंड रेडियस ऑफ द फ्लाई व्हील एंड फिक्स्ड लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। 3 हो जाएगा particles on the surface of a sphere theta is equal to phi e the usual polar angle of a point on the sphere। and next examples system and generalized coordinates। so beats of an abacus x the Cartesian coordinates along the horizontal wire and hydrogen molecule x y z phi psi and x y z are the Cartesian coordinates of the center of molecules phi and psi and the angles of the rotation about the two mutually perpendicular axes through the center। and the 6 point is particles moving on the inside surface of a cone particles जो moving करता है inside surface के cone पे। so r theta r the radius vector down from the vertex as the origin to the position of the particle and angle theta of the radius vector with a fixed salient edge of the cone। so r and theta है जो vector down from the vertex origin है and the position of particle is angle is theta। so the radius of vector with a fixed salient edge of the
cone in this point. So this is complete my topic and complete my seminar topics. Thank you for watching.